हाय छोटे, खुशामदीद एंड गुड इवनिंग। आज आप लोगों के लिए एक बेसिक क्लास का सेकेंड लेक्चर या सेकेंड लेक्चर कह लीजिए, सेकेंड लेक्चर लेकर के आए हैं जो आपको दिखाई दे रहा है व्हाट इज द पॉइंट, बिंदु का रहस्य। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे बिंदु के बारे में जानते भी हैं लेकिन वो एक्चुअल बात नहीं जानते हैं जो उनको जानना चाहिए। आज बिंदु के रहस्य के बारे में परत दर परत हम हर वो कॉन्सेप्ट को बाहर निकालेंगे जो हकीकत है। आप लोगों में से अगर कभी हम पूछे या कोई पूछते भी कि बुआ पॉइंट होता क्या है, तो डायरेक्ट बता दिया जाता है कि बिंदु जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों में से कुछ भी नहीं हो। तो फाइनली ये डेफिनेशन बिल्कुल वाहियात और गलत डेफिनेशन है। तो आज सही डेफिनेशन क्या होगा हम इस पर भी गौर करेंगे। यहाँ भी बात करेंगे कि बिंदु का कितना प्रकार होता है। दूसरा यह भी बात करेंगे कि जो बिंदु है जो हम जानते हैं उसमें कौन कौन सा टाइप में और कब डिस्कवर हुआ, किस मैथमेटिशियन ने कब दिया बिंदु का नामकरण, उस पर भी बात करते हैं। और हम आपको इसमें यह भी डिस्कस करेंगे कि दो बिंदु के बीच का दूरी निकाला कैसे जाता है, और निकाला जाता है तो जो आप लोग फार्मूला पढ़े क्या वही फार्मूला होता है, वो फार्मूला है तो फिर दूसरा फार्मूला क्यों नहीं बनता है। जैसे आप लोग को यहाँ पर, चलिए किधर गया, ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा थंबनेल पे, ठीक। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, एक्स नियामक का अंतर का स्क्वायर प्लस वाई नियामक का अंतर का स्क्वायर। क्या वाकई में दो बिंदु के बीच का दूरी यही है? अगर है तो हम कैसे मान ले भाई, कोई लॉजिक होगा ना। कौन सा लॉजिक से मान ले, कौन सा एक्सप्लेनेशन से हम बात कर लें? तो आज हम एक्सप्लेनेशन पर भी बात करने जा रहे हैं। हम एक्सप्लेनेशन भी समझाएंगे और दूसरा कि बिंदु लिखने का तरीका भी कुछ होता है क्या, या अपना मन से बैठा देंगे, हम उस तरीका पर भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, व्हाट इज द पॉइंट, बिंदु है क्या। तो चलिए, कितने बच्चे के दिमाग में सीधी आता है कि सर जी जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों में से कुछ भी नहीं होगा तो बिंदु को दर्शा देगा। भाई मेरे ये गलत है। क्यों गलत है? तो चलिए आप ही समझ लीजिए। तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों में से कुछ भी नहीं है, तो आप बताइए आपको यहाँ पर कुछ अब दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। जब कुछ नहीं दिखेगा तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कहाँ से होगा? आप अगर कह रहे हैं कि जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों में से कुछ भी नहीं हो, तो आप बताइए इसको अगर आप पॉइंट कहते हैं तो पॉइंट तो आपको दिखाई दे रहा है। अगर पॉइंट दिखाई दे रहा है तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों में से कुछ ना कुछ जरूर होगा, तभी जाके हम कह सकते हैं कि पॉइंट होगा। तो आप जो डेफिनेशन जानते हैं कि जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों में से कुछ भी नहीं हो, ये डेफिनेशन ही गलत होता है। तो फिर सही डेफिनेशन क्या होता है? तो चलिए इस पर बात करते हैं। पॉइंट के बारे में कहा जाता है, चलिए। और दूसरा ये लीजिए, पहले तो हम पॉइंट पर डिफाइन कर दें कि रियली में पॉइंट कितना टाइप का, तब एक एक करके डेफिनेशन हम आपको देंगे। पॉइंट को जनरली टू कैटेगरी में बांटा गया है, दो टाइप में पॉइंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कौन कौन सा पॉइंट है? एक है दशमलव बिंदु, डेसिमल पॉइंट है, और दूसरा है ज्यामितीय बिंदु। हम लोग जिस पॉइंट पर बात करने जा रहे हैं वो ज्योमेट्रिकल पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे, ज्यामितीय बिंदु के बारे में। लेकिन यहाँ पर दशमलव बिंदु के बारे में भी कुछ कॉन्सेप्ट समझा दें ताकि आपको आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम ना हो। दशमलव बिंदु और यहाँ पर ज्यामितीय बिंदु, टोटल का टोटल दो टाइप का ये बिंदु है। अब इस दोनों टाइप के बिंदु में हम पहले दशमलव बिंदु पर बात करें। दशमलव बिंदु पहली बार 1593 में दशमलव बिंदु का नामकरण किया गया था। 1593 ईस्वी में ईसा मसीह के जन्म से जस्ट पहले की बात, जन्म के बाद की बात करें। 1593 एडी में क्रिस्टोफर क्लावियस, एक मैथमेटिशियन थे, फिलोसफर भी कह सकते हैं, क्रिस्टोफर क्लावियस, जिनका जन्म हुआ था 1538 एडी में और इनका देहांत हुआ था 1612 एडी में। क्रिस्टोफर क्लावियस ने एक पॉइंट को नामकरण किया कि वह बिंदु है। अब यहाँ पर क्रिस्टोफर क्लावियस भले ही उस पॉइंट का नामकरण किए कि वह एक बिंदु है, लेकिन फेमस करने का क्रेडिट पूरा का पूरा जॉन नेपियर को जाता है। जॉन नेपियर लगभग 1614 ईस्वी की हम बात कर ले तो 1614 ईस्वी में इन्होंने एक लॉगरिथम खोज किया था, लॉगरिथम जिसको लघु गणक कहा जाता है, और उस लघु गणक में इन्होंने दशमलव बिंदु का जिक्र किया था, दशमलव बिंदु का। और उस लॉगरिथम को नेपियर्स बोन के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई कहे कि नेपियर्स बोन क्या होता है तो लॉगरिथम को ही नेपियर्स बोन के नाम से जाना जाता है।
अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर होगा, क्या वाकई दशमलव बिंदु 1593 में ही हुआ है? तो क्या उससे पहले दशमलव बिंदु नहीं था? अब मुद्दा ये आता है, क्वेश्चन यहाँ पर बारीकी से जरा समझिए, अपने दिमाग में क्वेश्चन एराइज करने का एक प्रैक्टिस कीजिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप साइंस नहीं सीख सकते हैं। यहाँ पर अब हम आपको डिस्कस करना सिखा दें, सॉरी, कि यह जो बिंदु है दशमलव बिंदु, क्या 1593 एडी में ही शुरू हुआ था? उससे पहले दशमलव बिंदु नहीं था? अगर था तो किस रूप में था? हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि दशमलव बिंदु का नामकरण सबसे पहले क्रिस्टोफर क्लैवियस के द्वारा ही किया गया। तो जाहिर सी बात है किया गया, हम अपना मन से तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसका जब हिस्टोरिकल पॉइंट पढ़िएगा, रिसर्च के बारे में पढ़िएगा, आपको क्लियर ये दिखाई देगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुद्दे पर बात कर लेते हैं। ये कहा जाता है कि जिस समय गिनती की संख्या का खोज हुआ था, गिनती की संख्या मतलब काउंटिंग नंबर, गिनती की संख्या, जो हम 9 या हर से 9 देखिए ना, आप देख लेंगे थोड़ा सा, 1 2 3 4 ये, और ये कहा जा रहा है इस गिनती की संख्या के खोज के बारे में कि सबसे पहले मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा गिनती की संख्या का खोज किया गया था। मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा, और उस मेसोपोटामिया के लोगों ने वहां पर एक टर्म और डिस्कवर किया कि अगर यह गिनती की संख्या है 1 2 3 4 ऐसे कुछ, तो इसके बीच में भी तो कई सारे नंबर्स हैं, कई सारे नंबर है, तो वहां पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? तो उन्होंने बताया कि दो संख्या के बीच का जो नंबर है इसको लिखने का तरीका दिया, और यहां पर आगे चल करके दिया गया 1.2 103, तो ये 1.3 समझा जा रहा था। पहले 102 लिखने का मतलब 102 अभी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उस समय 1.2 1.3 ये समझा जाता था। और इसी बिंदु को आगे चल करके ये जीरो को छोटा सा एक जीरो टाइप से दिया जाता, जिसको कहा गया बिंदु कहिए, दशमलव पॉइंट कहिए, इसको डेसिमल पॉइंट। और ये डेसिमल पॉइंट का नामकरण 1593 एडी में क्रिस्टोफर क्लैवियस के द्वारा किया गया था। लेकिन फेमस करने का क्रेडिट पूरा का पूरा जॉन नेपियर को जाता है, जिन्होंने लॉगरिथम फंक्शन का खोज किया या लॉगरिथम का खोज किया, और लॉगरिथम के हर क्वेश्चन में पॉइंट से रिलेटेड उसका आंसर निकाला। हम आगे ही बात करेंगे लॉगरिथम के बारे में, लॉग गुणक के बारे में कि ये होता क्या है। चलिए दूसरा पहलू आ जाइए, ज्योमेट्रिकल पॉइंट, जिसको कहा जाता है ज्यामितीय बिंदु। ज्यामितीय बिंदु की अगर हम बात करें, 3rd सेंचुरी बीसी, लगभग ईसा मसीह के जन्म के 300 साल पहले की बात की जा रही है। ईसा मसीह के जन्म के 300 साल पहले इजिप्ट के एक मैथमेटिशियन थे, नाम था यूक्लिड। यूक्लिड ने अपने बुक द एलिमेंट में पॉइंट के बारे में जिक्र किया। द एलिमेंट पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कहा जाता है कि यह एक पॉइंट और एक लाइन से शुरुआत किया गया। तो वह जो पॉइंट का वर्णन किया गया था यूक्लिड के द्वारा, यूक्लिड ने बिंदु के बारे में सीधे कहा कि बिंदु एक वस्तु और वस्तु एक बिंदु है। ये यूक्लिड का स्टेटमेंट था। बिंदु एक वस्तु और वस्तु एक बिंदु है, लेकिन वो किसी तरीके से वेरीफाई नहीं कर पाए। तो दो मैथमेटिशियन निकले, जॉर्ज कैंटर और आर्डिनरी कांट, which is verify the point is an object and object is a point। उन्होंने सत्यापित किया कि रियली में बिंदु एक वस्तु और वस्तु एक बिंदु कैसे है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि बिंदु जिसमें लंबाई, ऑब्जेक्ट जिसको पहले वस्तु कह लीजिए, वस्तु जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों हो, लेकिन जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों हो और सही तरीकों से मापा जा सके, उसको आप वस्तु कहिए। बिंदु के बारे में कहा गया कि बिंदु जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों होगा लेकिन सही तरीके से नहीं मापा जा सके, तो उसी वस्तु को बिंदु नाम दीजिए। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हम वस्तु ले लिए, फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर वस्तु की बात करें तो वस्तु का क्या मतलब, जिसको हम देख सकते। अगर देखा जा सकता है तो मस्ट एक उसमें लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, मोटाई होगा। सिंपल सा लॉजिक है। ये दिखाई दे रहा है लंबाई चौड़ाई मोटाई है, यह भी दिखाई दे रहा है, यह भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी में कहें कि बुआ इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई मापिए, तो इसमें मेजर कीजिए, इसमें इसमें इसमें, तो यहां पर देखिएगा कि इसको मापना आपके लिए ज्यादा आसान है। इसको मापिएगा तो इससे थोड़ा सा कठिनाई है, इसको और कठिनाई, इसको और कठिनाई, इसमें और कठिनाई, इसमें और कठिनाई। इसका मतलब इसको सही तरीके से कि कितना लंबाई कितना चौड़ाई होगा ये मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है।
यही कहा जाता है कि लंबाई चौड़ाई मोटाई तो होगा, लेकिन एग्जैक्ट कितना होगा ये आप नहीं कह सकें, तो उसको आप बिंदु के कैटेगरी में रखिए। जिसमें आप स्पष्ट रूप से कह सकें उसको वस्तु के कैटेगरी में रखिए। तो ये है बिंदु। पॉइंट इज एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट। तब ध्यान रखिएगा, पॉइंट के बारे में ये मत कहिएगा कि बिंदु जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों में से कुछ भी नहीं हो, तो फिर आपका वो सिचुएशन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए भाई साहब थोड़ा सा चाय का भी लुत्फ उठाया जाए। क्वाड्रेंट आप लोग पढ़े भी होंगे। क्वाड्रेंट, व्हाट इज द क्वाड्रेंट? आप कहेंगे कि सर बोर्ड पर तो खींचा हुआ है, एक क्वाड्रेंट होगा। क्यों होगा ऐसा क्वाड्रेंट? आंसर कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करेंगे कि ऐसा क्वाड्रेंट क्यों होता है। चलिए अब मैं समझा दूं। क्वाड्रेंट, लोग कहते हैं कि गुरुजी आप बहुत चाय पीते हैं, ऐसा कुछ लॉजिक होता है कि गुरुजी आप बहुत चाय पीते हैं, ये सिचुएशन होता है? तो भाई मेरे क्या करें, हम लोगों का काम ही है, पेशा ही है टीचर। और टीचर में देखिएगा नाम से पहले ही टी लगा होता है, टी मतलब चाय पीते रहो। ठीक है, चलिए आते हैं क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं। क्वाड्रेंट होता क्या है? क्वाड्रेंट का मतलब है कि कोई भी दो लाइन आपस में 90 डिग्री पर काटे, कोई भी दो लाइन आपस में 90 डिग्री पर काटे तो किसी भी प्लेन को 4 भागों में डिवाइड करता है, जो क्वाड्रेंट कहलाता है। 4 पार्ट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये टोटल का टोटल क्वाड्रेंट। इसमें कई सारे लॉजिक भी हैं, कई सारे लॉजिक में देखें। पहला क्वेश्चन तो ये आएगा आपके दिमाग में कि सर क्वाड्रेंट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे ही क्यों? हम ऐसे लिखते फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे हम घुमा दें, ये क्वाड्रेंट क्यों नहीं? हम यही क्यों लेते हैं भाई? मेरे कोई कारण है क्या? और है तो कौन सा कारण है? चलिए दूसरा, अगर हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट नामकरण करें तो इसमें क्या क्या होता है, अब इस मुद्दे पर भी बात करें। तो चलिए एक एक करके बारीकी से समझते हैं। क्वाड्रेंट में कहा जाता है कोई भी दो लाइन आपस में 90 डिग्री पर काटे तो वह किसी भी तल को 4 भागों में विभाजित करेगा, जो क्वाड्रेंट कहलाएगा। ये दो लाइन आपस में 90 डिग्री पर कट कर रहा है तो मस्ट है कि यह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट है तो क्वाड्रेंट है। अब क्वेश्चन ये एराइज होगा कि इसको फर्स्ट ही क्यों कहा जाएगा, हम इसको फर्स्ट क्यों नहीं कहें? रीजन है। चलिए अब क्या रीजन है समझिए। ये एंगल का रोटेशन पर डिपेंड करता है कि हम एंगल का रोटेशन कौन सा ले रहे हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और इधर से हम घूम जाएंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। जैसे मान लीजिए यहां पर हम रोटेट करते हैं, ऐसे हम रोटेट कर जाए तो ये एंटी क्लॉक माना जाएगा, घड़ी के विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और यहां पर थोड़ा सा और हम ऐसे रोटेट कर जाएं तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन कहा जाएगा, क्लॉकवाइज रोटेशन ये कहा जाता है, एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज रोटेशन। तो यहां पर जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और दूसरा हम ले ले थीटा इज इक्वल टू -30 डिग्री। अब यहां से समझिए, जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हम लेंगे तो एंगल हमेशा धनात्मक होता है और क्लॉकवाइज रोटेशन लेंगे तो एंगल हमेशा ऋणात्मक होता है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो एंगल निगेटिव लिया जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो एंगल पॉजिटिव लिया जाएगा। अब यहां से जरा गौर कीजिए, नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल की हम बात कर ले, नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल, ये कहा जाता है कि पॉजिटिव एंगल एक वस्तु का काम करेगा जबकि नेगेटिव एंगल उसका इमेज, एक प्रतिबिंब का काम करेगा। तो अब यहां से एक बात निकल के आती है कि भाई नेगेटिव और पॉजिटिव की बात करें तो पहले वस्तु होगा तब तो प्रतिबिंब बनेगा, अगर वस्तु होगा तब प्रतिबिंब होगा तो जाहिर सी बात है कि पहले धनात्मक एंगल कंसीडर करेंगे उसके बाद ऋणात्मक होगा। फर्स्ट
धनात्मक एंगल को लेंगे, इसीलिए क्वाड्रेंट का नामकरण यही होता है, ये ध्यान रखेंगे। अपना मन से हम लोग मैथमेटिक्स में कुछ नहीं करते हैं, यही रीजन होता है कि मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन इज फार बेटर देन लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर मैथमेटिक्स में ऐसा कोई टर्म है ही नहीं कि जो कह दिया जाए मान लिया जाए, बिल्कुल भी नहीं होता है। हमेशा एक प्रूफ के साथ होता है और वही प्रूफ एकदम सर्वमान्य होता है। तो यहाँ जो क्वाड्रेंट का नामकरण होता है ये एंगल के रोटेशन के अकॉर्डिंग किया जाता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया तो आप पॉजिटिव एंगल कहिए, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव एंगल होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव एंगल को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। अब आते हैं, ये जो पहला क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट में इसमें जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, किसी भी बिंदु का अगर नियामक लिखेंगे तो उसमें एक्स एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस क्या होगा। चलिए, अगर एक्स और वाई की बात करें तो भाई साहब एक्स और वाई एक्सिस पहले देख लीजिए। ये पॉजिटिव डायरेक्शन से इधर है, इसको कहा जाएगा एक्स एक्सिस, और ये कहा जाएगा वाई एक्सिस। इसका एक और नाम होता है एब्सिसा, और इसको कहा जाता है ऑर्डिनेट, जिसको हिंदी में इसको कोटि कहते हैं, कोटि, और इसको कहा जाता है भुज। अब ये सब नामकरण आप लोग ध्यान रखेंगे, कारण कि ये सब नाम ज्यादा यूज होता है। अब एक्स वाई दिस दैट है पुराना हो गया। दोनों लाइन जहां पर कट करेगा दैट इज कॉल्ड द ओरिजिन, ओरिजिन, जिसको कहा जाता है मूल बिंदु। हिंदी में अगर देखिएगा तो इसको कहते हैं मूल बिंदु। और ये ओरिजिन के राइट साइड में एक्स पॉजिटिव, तो लेफ्ट साइड में एक्स नेगेटिव। ओरिजिन के ऊपर चले जाइए वाई पॉजिटिव, ओरिजिन के बिलो आ जाइए वाई नेगेटिव। अब आते हैं पॉइंट का कोऑर्डिनेट। जब भी किसी बिंदु का नियामक लिखते हैं तो उसमें एक्स नियामक होता है और वाई नियामक होता है। अगर यही हम आपसे पूछें कि भाई साहब पहले एक्स ही क्यों, पहले वाई हो जाना चाहिए, रियली पहले एक्स ही क्यों, वाई क्यों नहीं, लेकिन हमेशा एक्स ही लिखा जाता। व्हाट इज द रीजन? यहाँ पर रीजन मुझे ढूंढना है कि क्या कारण है कि पहले एक्स ही लिखा जाएगा, हम इस पर भी बात करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई नियामक जो भी होगा तो उसका प्रॉपर साइन क्या होगा, तो देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलरेडी एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन और वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन से घिरा हुआ है। यह जो क्वाड्रेंट घिरा हुआ है तो इसमें एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन, तो एक्स कोऑर्डिनेट प्लस होगा, और वाई का भी पॉजिटिव डायरेक्शन है, वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम चले जाएं तो इसमें एक्स नियामक नेगेटिव और वाई नियामक पॉजिटिव, तो मस्ट है कि इसमें एक्स नियामक नेगेटिव होगा और वाई नियामक पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम आ जाएं तो इसमें देखें एक्स नियामक नेगेटिव, वाई नियामक नेगेटिव, दोनों का दोनों माइनस साइन। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में एंट्री मार दें, इसमें कोई भी पॉइंट लिखेंगे तो उसमें एक्स नियामक पॉजिटिव और वाई नियामक नेगेटिव होगा। ये किसी भी प्लेन में ये कैंसिल, भाई साहब आई एम अनट्रेन्ड आदमी, ठीक, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर अंदाज है, इसमें थोड़ा सा भी कुछ टचेज एनीथिंग आएंगे, समझिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑलवेज एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, क्योंकि यह पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस से बाउंडेड है। ये तो हो गया कि किसी भी क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा नियामक, उसमें कौन सा नियामक धनात्मक और ऋणात्मक होता है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि वाकई में अगर कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो भाई लिखा कैसे जाए, लिखने का तरीका क्या होगा। तो चलिए लिखने का तरीका पर बात करते हैं। तो सेकेंड डायग्राम हम आते हैं, ये एक्सिस है एक्स और वाई एक्सिस। मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट है, इसका मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए। हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका है भाई, अभी जो हम सिखाने जा रहे हैं भाई साहब याद रखिएगा, आगे जहां भी कोऑर्डिनेट लिखना पड़े यही फंडा अप्लाई कीजिएगा, जो अभी हम आपको जेनून तरीका बताने जा रहे हैं, कभी गलती नहीं होगा। हमको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए ना, इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर एक लंब खींच दीजिए,
परपेंडिकुलर 90 डिग्री। अब देख लीजिए कि यह जो लंब खींचे हैं, यह लंब जहां पर एक्स एक्सिस को काटा वहां से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस कितना है। ओरिजिन से इसके बीच का डिस्टेंस अगर x है तो मस्ट है कि इसका x नियामक x होगा। कंफर्म हो जाइए। ऐसे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना पड़े तो हम क्या करें, उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर एक लंब खींचेंगे। वह लंब एक्स एक्सिस को जहां पर काटेगा वहां से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस देख लेंगे। अगर ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस एक्स है, कंफर्म हो जाइए उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स होगा। वाई कोऑर्डिनेट की बात करें, सेम लॉजिक लीजिए। इस पॉइंट से वाई एक्सिस पर एक लंब खींचिए। किधर गया भागे। वाई एक्सिस पर लंब खींचिए। मान लेते हैं कि यह आर पॉइंट पर काटा लंब यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, यह लंब वाई एक्सिस को जहां पर काटेगा वहां से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस देख लीजिए। मान लेते हैं डिस्टेंस वाई है, तो हम क्या करें, जितना यह वाई एक्सिस पर डिस्टेंस कट करेगा इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट वाई होगा। ऐसे पॉइंट लिखा जाता है। हमको x कोऑर्डिनेट चाहिए, क्या करेंगे, उस पॉइंट से x एक्सिस पर लंब खींचेंगे। वह लंब और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस देख लेंगे। जितना दूरी होगा पॉइंट का x नियामक उतना ही होगा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए यही फंडा अप्लाई कीजिए। इस पॉइंट से y एक्सिस पर लंब खींचिए। यह y एक्सिस को जहां पर काटेगा वहां से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस देख लीजिए। जितना डिस्टेंस होगा उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा। अब क्या देख रहे हैं, ये जो डायग्राम क्रिएट हो रहा है यह डायग्राम दो ही होगा, या तो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा। कैसे? आप कहेंगे सर जी कैसे मान ले, तो भाई साहब हम ऐसे तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि मान ली, कुछ कंडीशन से ही बात करते हैं। चलिए ये डिस्टेंस और यह डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा। अगर यह x है तो मस्ट है कि यह भी x होगा। फिर से यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा। ये डिस्टेंस छोड़िए, इसको यहीं रहने दें। ये डिस्टेंस और यह डिस्टेंस, अगर यह y है तो मस्ट है कि यह भी y होगा। अब यहां पर इस डायग्राम में गौर करेंगे, ये बराबर है, ये बराबर है। आप लोग को एक 10th क्लास में या 8th क्लास में 9th क्लास में पढ़ाया गया था कि जब भी आपस में नहीं, अपोजिट साइड विपरीत भुजा बराबर हो जाए यह एक आयत होगा। ऐसे अगर यही विपरीत भुजा में सब भुजा बराबर हो जाए तो वर्ग होगा। ये जो डायग्राम है यह या तो आयत होगा या वर्ग होगा, इसके अलावा दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। एकदम कंफर्म हो जाइए, इसके अलावा दूसरा कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। वह रिप्रेजेंट करेगा किस पर, अगर ये दोनों बराबर हो गया तो वर्ग हो जाएगा, दोनों बराबर नहीं हुआ तो आयत हो जाएगा। ये पहला क्वाड्रेंट में पॉइंट लिखने का तरीका है ये। अब कहेंगे कि सर मान लीजिए कि हमको सेकंड क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट का नियामक लिखना हो तो चलिए भाई अब उसको भी समझते हैं। मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट है P' मान ले। अब इसका मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए, तो चलिए सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं। x नियामक चाहिए, x एक्सिस पर एक लंब खींचिए, Q' ले ले। यह लंब और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस देख लीजिए। ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं, यह जो डिस्टेंस है दूरी अल्फा है, तो इसका x नियामक अल्फा होगा। y नियामक के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट से y एक्सिस पर एक लंब खींचिए। मान लेते हैं भाई साहब कि यह जो लंब हम ड्रॉ कर रहे हैं ये जस्ट इसी पर जा करके मैच किया। मान लीजिए यहां पर जाकर के मैच किया, तो ये डिस्टेंस कितना y है, तो मस्ट है कि इसका y नियामक y होगा। ऐसा ही कुछ लिखेंगे। अब यहां पर एक क्वेश्चन एराइज होगा आपके मन में, इस सेकंड क्वाड्रेंट में x नियामक निगेटिव y नियामक पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन आपने यहां पर अल्फा और इसको y लिखा, क्या ये गलत नहीं है? अगर ये गलत है तो फिर आप सही कीजिए। गलत है अगर यह, तो फिर आपने जो इससे पहले लिखा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव और y पॉजिटिव होगा, इसका कारण क्या है?
या तो वो गलत हो या यह गलत है, नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ इसमें लोचा जरूर है। तो चलिए भाई साहब, यह निगेटिव होगा तो आप कहेंगे सर क्यों ना इसमें हम माइनस लगा दें, यहां पर भी माइनस लगा दे, बात बन जाएगी। लेकिन नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे? याद कीजिए अभी जस्ट आपको कहे हैं कि भाई साहब ये जो टर्म है अल्फा, यह एक डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी का भी निगेटिव होगा क्या? नहीं होगा। तो फिर यहां पर हम माइनस कैसे लगा दें? इट इज इम्पॉसिबल। माइनस कैसे लगा दें? माइनस अपना मन से आप नहीं लगा सकते, तो फिर बताइए कि सही कैसे होगा? तो चलिए अब यहां पर क्या होने जा रहा है, लॉजिक समझिए। ये तो कंफर्म हो गया कि अल्फा है, यह एक डिस्टेंस होगा, दूरी होगा, डिस्टेंस जिसको दूरी कहा जाता है। अगर यह दूरी है तो दूरी कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो फिर कोऑर्डिनेट में माइनस का साइन कैसे? सिंपल सा लॉजिक, इस कोऑर्डिनेट में जो एक्स नियामक हम लेके माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा हम कैसे? आपने तो सिंपल सा लॉजिक दिया, जितना डिस्टेंस होगा उसका एक्स नियामक उतना ही होगा, तो फिर अल्फा है तो वहां पर अल्फा है, माइनस तो हम नहीं दे सकते, लेकिन नियामक में होगा। कारण क्या है कि इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर जो लंब खींचते हैं तो हमको ये देखना होता है कि लंब एक्स एक्सिस के किस डायरेक्शन में खींचा गया है, नेगेटिव डायरेक्शन या पॉजिटिव डायरेक्शन। यहां पर हम लंब नेगेटिव डायरेक्शन में खींचे हैं, तो जितना दूरी होगा उस दूरी में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हुए नियामक लिखा जाएगा। तो आप बताइए, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो सीधे अल्फा लिख देंगे तो ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा। तो नेगेटिव डायरेक्शन होने के लिए हम माइनस का साइन रिप्रेजेंट करते हैं, यही रीजन माइनस होता है। वाई कोऑर्डिनेट में भी सेम होता है, वाई कोऑर्डिनेट में ओरिजिन से ऊपर चले गए, वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो यहां पर प्लस लिख दिए। सिमिलरली अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में प्लॉट कीजिएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी अगर यह अल्फा और इसको बीटा लिख दे, ये नेगेटिव डायरेक्शन, यह नेगेटिव डायरेक्शन, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हुए काम करना है। तो ऐसे लिखा जाता है किसी पॉइंट का नियामक, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट कहते हैं। अब यहां पर एक चीज और, किधर गया, हम कुछ नोट्स करके लिखते हैं। अगर कोई आपसे ऐसे क्वेश्चन एराइज कर दे कि कोई पॉइंट है जिसमें दो नियामक है, देख लीजिए भाई साहब, आ रहा है नहीं। दूसरा, इसमें तीन नियामक है। यह भी तो हो सकता है कि अगर कभी चार नियामक हो जाए, एक्स वाई जेड और लैम्डा, कुछ भी हो जाए, ऐसा कुछ आपसे क्वेश्चन एराइज कर दे कि भाई मेरे एक बात बताओ, किसी भी बिंदु में दो टर्म होगा, इसको कहते हैं 2D ज्योमेट्री, इसको कहा जाता है 2D ज्योमेट्री, यानी 2D। अब ज्योमेट्री दे दीजिए ना। अगर तीन हो गया तो इसको कहा जाएगा 3D, 3D ज्योमेट्री। इसी में कहा जाए कि एक बात बताइए, जब 2 था तो 2D में चला गया, जब 3 था 3D में चला गया, जब 4 होगा तो आप ये सर जी 4D होगा। भाई साहब, इस यूनिवर्स में दो ही है, या तो धरती है या आकाश है, इसके अलावा बीच में कहे सर जी क्या बोलता है उसको, बादल तो है, सिंपल सा बादल तो है। भाई मेरे बादल काउंट नहीं होता है, जस्ट लाइक जो ये बीच का पार्ट होता है। यहां पर यूनिवर्स में अभी तक 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल ही बना है, इसके अलावा कोई 4 डायमेंशनल हुआ ही नहीं है। तो क्या ये कोऑर्डिनेट नियामक कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, कभी प्राप्त नहीं होगा, या होगा तो कहां पर होगा? एक्चुअली किसी भी पॉइंट में अगर 4 टर्म दिखाई दे तो यह भी 3D ही होता है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री। लेकिन ये कहां पर होता है? 3D ज्योमेट्री की हम बात करें तो जब आप गोले के बारे में पढ़िएगा, स्फीयर के बारे में पढ़िएगा, जब दो गोला आपस में इंटरसेक्ट करता है तो वहां पर जो पॉइंट का फॉर्मेशन होता है वहां पर 4 टर्म में लिखा जाता है।
तो ये मत समझिए कि 2 कोऑर्डिनेट होगा तो 2D होगा, 3 कोऑर्डिनेट होगा तो 3D होगा और 4 कोऑर्डिनेट होगा तो ये 4 डायमेंशन होगा, ऐसा नहीं होगा। ये टोटल का टोटल ये दोनों 3D होगा और यह 2D होगा। तो यहां पर आपको बताएं कि डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है। तो ये था आज का क्लास। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया, कहीं प्रॉब्लम भी हुआ होगा, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आए तो उसमें हम उसको पहले क्लियर कर दें फिर आगे बढ़े। तब तक एंजॉय कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।